साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 7th का अध्याय 6 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है वायु, मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसी का जो है कि आज क्वेश्चन देखना है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो ये कथन सही है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है स्थित है, यानी मध्य में स्थित है। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर के बहती है। तो ये भी कथन सही है कि जो अमेजन नदी है वो भूमध्य रेखा प्रदेश से जो है कि होकर के बहती है। चौथा कथन में दिया है कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूरब में प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ये कथन जो है कि गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 1, 2, 3 सही है। ठीक है, अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें, यानी मानचित्र दिया गया है NCERT बुक में, चित्र नंबर 6.2। उसमें कह रहा है कि ध्यान देने के लिए कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको मुहाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना। ठीक है, डिस्कशन में दिया हुआ है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि अमेजन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि इसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिल करके अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से अपवाहित होती है। तो ये भी सही है। स्पेन के अन्वेषकों ने इसी नदी की खोज की। तो ये भी सही है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया था। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, अब डिस्कशन में दिया हुआ है अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि सहायक नदियां एक छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। तो ये सही है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी सही है।
अमेजन बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है सहायक नदी, यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कहेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो अमेजन। कौन है, अमेजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसमें कह रहा है कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन में दिया है कि अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है, तो कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, तो ये गलत है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें कह रहा है अमेजन नदी बेसिन में तापमान होती है, तो कैसा तापमान होता है। तो कह रहा है दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होता है, तो ठीक है, ये कथन जो है कि सही है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही रहती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता क्या है, वैसी ही रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है अमेजन बेसिन का क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, तो ये सही है। यहाँ वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, ये भी सही है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, तो ये भी सही है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है, यानी आंसर डी। अब डिस्कशन में दिया है अमेजन वन के बारे में कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। जहाँ यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसमें कह रहा है आक्रिड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वनों में, तो वर्षा वन में। किस प्रकार के वन में, वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है जिसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है। तो पहला कथन में दिया है कि टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, सही है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं, भी सही है। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजाति भी इस वनों में पाई जाती है, तो भी जिसमें मगर, सांप, अजगर, एनकोंडा एवं बोआ की प्रजाति है। ये सब वर्षा वन में जो रहने वाले प्राणी जात है उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा जो है कि सभी कथन जो है कि सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि टुकन वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की इन वनों में पाई जाती है। मगर,
सांप, अजगर तथा विभिन्न प्रजातियां भी एनकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है, जिसमें मेढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलियाड में, किसमें? ब्रोमीलियाड में। कह रहा है ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है। ब्रोमीलियाड क्या है? एक पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि मांस खाने वाली पिरान्हा, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां किस नदी में पाई जाती है? तो किस नदी में पाई जाती है? तो अमेजन नदी में। किस नदी में? अमेजन नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन एवं दहन पद्धति को निरूपित करता है? तो कह रहा है यह जंगली जानवरों को शिकार करने की एक पद्धति है। गलत है। इसमें किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काट करके भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कर्तन एवं दहन पद्धति में जो है कि किसान क्या करते हैं कि पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काट करके भूमि को साफ करते हैं, फिर उसको वहीं जला देते हैं। इसके बाद जो है कि खेती करते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है अमेजन बेसिन के लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है ये लोग टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं तथा कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाते हैं। तो ये सही है। ये लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। इसका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये भी सही है। ये लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, यानी मेनियोक को कसावा कहते हैं। और यह जो है कि आलू की तरह ही जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? तो मलोका किसको निरूपित करता है? यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घर को हम क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि मलोका एक प्रकार के बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो सही है। अमेजन बेसिन के लोगों का पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। तो ये भी सही है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना क्या हो गया? संभव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, यानी निगेटिव कथन को जो है कि ढूंढना है। तो कह रहा है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो ये सही है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये गलत है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होते हैं। सही है ये भी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन का मुख्य विशेषता है। ये भी सही है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी जो है कि सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि यहाँ के मैदानी क्षेत्र में एक भी चाप झील नहीं पाई जाती है, तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया है कि यहाँ की जलवायु मुक्ता मानसूनी है, जिसमें मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, तो ये सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 और 3 क्या है, सही है। 2 और 3 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुक्ता मानसूनी है, मानसून में मध्य जून के मध्य से सितंबर के बीच वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग जो है कि रह रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यानी राज्य दिया हुआ है और उसका जो है कि डेंसिटी दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व दिया है, तो उससे जो है कौन सा जो है कि सुमेलित है उसके बारे में मतलब कि कह रहा है। तो कह रहा है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 229 है, तो ये गलत दिया हुआ है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 189 है। ठीक है, तो ये गलत है, पहला कथन गलत दिया हुआ है, पहला जो मिलान करना है वो गलत दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है कि 189 है, नहीं, तो पश्चिम बंगाल का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, 229 है, तो ये भी गलत है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1102 है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 जो है कि सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 229 है और बिहार का कितना है, 1102 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन में दिया है कि जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है, तो नहीं, ये गलत है कि पर्वतीय क्षेत्र में लोग जो है कि उतना थोड़े रहता है। तीसरा कथन में दिया है कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अनुकूल है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, नहीं, यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। तो कह रहा था कौन सा कथन जो है कि गलत है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या है, गलत है, यानी आंसर सी। अब डिस्कशन में दिया हुआ है जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि मैदानी क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होती है, तो सही है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होता है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में उगाई जाने वाली फसलें हैं, तो कौन सा फसलें हैं। यहाँ धान की मुख्य फसल है, जिसकी खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है, ये भी सही है। यहाँ गन्ना एवं जूट जैसे नकदी फसल भी उगाई जाती है तथा कुछ क्षेत्रों में केलों के बागान भी देखे जाते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, यानी आंसर डी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा
है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो कथन सही है कि पश्चिम बंगाल और जो असम में है वहाँ पर जो है कि चाय के बागान देखने को मिलते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सही है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो सही है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ का डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी कथन जो है कि क्या है सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यानी शंकुधारी पेड़ जो है कि में चीड़, देवदार एवं फर जो है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाने वाले वनजीव है। तो कौन कौन से वनजीव जो है कि पाए जाते हैं? तो हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव है। तो ये सही है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो कौन सा जीव पाया जाता है? तो रोहू, कतला, हिल्सा, ये सभी जीव जो है कि बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो क्या आहार है? मछली एवं चावल। मछली एवं चावल। कह रहा है नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो ये सही है। दूसरा कथन में दिया है कि सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी आंसर सी। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किए थे? तो कब किए थे? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े शहर एवं कस्बे स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हैदराबाद एवं कोयम्बटूर नहीं है। ठीक है। और पटना, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ
ये सब जो है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बसने वाले बड़ा शहर है, और हैदराबाद और कोयम्बटूर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो सही है। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग जो है सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं जल मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि कोलकाता एक महत्वपूर्ण पतन है जो निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मतलब जो है कि क्या सब होता है, तो उसके बारे में देखना है। तो पहला कथन में दिया है कि अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, सही है। असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभयारण्य, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप तथा लखनऊ का इमामबाड़ा, आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल एवं इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 2 3 4 सही है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का जो है कि बड़ा इमामबाड़ा, ये सब सभी जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है कि देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त को पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।